Okay, so let's begin our conversation today. Hello, Arpit. Hi Shivam. So Arpit is actually a student at Amity University. He's doing his BSc Physics honors and is in his third year. And same as for me, I'm also a student, Shivam Srivastava. I'm from third year BSc Physics honors at Amity. And Hey. Arpit is a very passionate mathematician, and I am a passionate physicist. So let's Yes. तो आज हम थोड़ा डिस्कस करते हैं वहीं से हाँ begin करते हैं, I think यहाँ पे हमने छोड़ा था, है ना? बिल्कुल, हमने एक्स रे डिफ्रैक्शन शुरू किया था और ब्रैग्स इक्वेशन पे आए हुए थे। उससे पहले हमने Yes, एक्स रे डिफ्रैक्शन की इंडिकेशन yes, देख लिया था कि क्या होता है एग्जैक्टली। yes, yes. विल कम इनटू फिजिक्स नाउ। ओके, स्टार्ट शिवम। तो शायद सिलेबस को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना अभी तो फिलहाल। नहीं, अभी जरूरत नहीं है। हमें तो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना जरूरी है पहले, उसके बाद हाँ, देखेंगे क्या छूट रहा है क्या नहीं। आई थिंक लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था उसमें कॉम्पटन आया था, है ना? कॉम्पटन आया था, रिले आया था। हाँ हाँ, हमने कॉम्पटन स्कैटरिंग पढ़ लिया, रिले स्कैटरिंग भी अच्छे से पढ़ लिया yes. तो अब और हम देखते हैं एक्स रे कि प्रोडक्शन में अच्छे से देख। एक्स्ट्रा प्रोडक्शन का हमको आइडिया लग गया अच्छे से। अब हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें हम हाँ क्या डिस्कस करेंगे? आई थिंक एक्सेल डिफ्रैक्शन पे सीधा आते हैं। एक बुक है मैंने अभी एक्स रे डिफ्रैक्शन, यस। ली, तो उसको मैं एक बार खोल कर जरा हाँ देखूं उसका कंटेंट क्या है। अगर हमारे काम के लायक है तो हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो बिल्कुल। लेट्स सी, माइक्रोस्कोपी इसमें है, ये रही। अच्छा, मेरी स्क्रीन You शेयर have नहीं got हो a गया hard ना? copy of that. स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं? नहीं, ओह no, माय your गॉड। screen ओके, isn't being shared. ऑलराइट, सॉरी, बताना चाहिए था। हाँ So this is the book. So let's begin. okay, हाँ yes, microscopy of materials, okay. Yes. So ये माइक्रोस्कोपी ऑफ मटेरियल्स है। इसमें इसका अगर तुम सबटाइटल पढ़ो तो सब हाँ मॉडर्न इमेजिन मेथड्स यूजिंग इलेक्ट्रॉन, एक्सरे एंड आयन बीम्स। ओके हाँ शिवम, ये हमारा जो अभी एक्स माइक्रोस्कोपी जो हमें पढ़नी है, ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, उस सब हाँ, में ये हाँ जैसे माइक्रोस्कोपी, यस। आई थिंक ये सब पढ़ने के लिए बुक अच्छी रह सकती है, राइट। एक बार देखते हैं इसमें अगर हमारे काम का मटेरियल मिल जाता है ठीक है, नहीं तो फिर हम वापस आएंगे। हाँ है ना? तो इसमें स्टार्टिंग हाँ पेज में हाँ जो कंटेंट दिख रहा है वो मोस्टली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से रिलेटेड है। फिर हाँ शिवम। इलेक्ट्रॉन इमेज कॉन्ट्रास्ट, यहाँ पे एक्सरे टोपोग्राफी मिल रही है, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स इन एक्सरे टोपोग्राफी। एक्सरे हाँ टोपोग्राफी ये क्या डिफ्रैक्शन या फिर क्रिस्टलोग्राफी ही है या फिर कुछ और है ये? एक बार टोपोग्राफी तो हमने जैसे, आई थिंक शिवम हाँ, बोलो हम बोलो। अभी जब क्लास में पढ़ रहे थे, जब हमें हाँ, देवेंद्र सर ने पढ़ाया तो उन्होंने बताया टोपोग्राफी में हम लोग ये देखते हैं ना कि उसमें जो सरफेस पे उसका लाइक जैसे किसी भी जैसे कहते हैं किसी प्लेन्स होते हैं या माउंटेन्स होते हैं, वो उनकी टोपोग्राफी होती है। तो इसमें भी यही चीज़ था ना कि टोपोग्राफी मतलब कि सब्सटेंस का किसी सैंपल का जो सरफेस है उसका तो उसके लेयर्स कैसे हैं, लाइक है ना, ऊबड़ खाबड़ है कि फ्लैट है कि थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स हैं। आई थिंक दैट इज जो टोपोग्राफी। टोपोग्राफ्स होते हैं मिलिट्री में, शायद वैसा मैप मिलता है। हाँ मैप मिलेगा, बिल्कुल एक तो मैप मिलेगा, रफ पिक्चर मिलेगी सरफेस ऑफ मटेरियल की। तो मेरी आवाज साफ आ रही है? हाँ वेरी क्लियर। एक बार इसको इसकी स्टार्टिंग लाइन पढ़ते हैं और अगर काम का हो तो पढ़ेंगे, नहीं हाँ तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो वी हैव सीन हाउ ठीक द है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप परमिट्स वन to see most kinds of defects in solid in tremendous details, and it is certainly the most widely used of the instruments described in this book. Even so, it has limitations which mainly arise from the fact that these specimens have to be very thin and that the electron microscope does not work at all well below about 1000x magnification. So, शिवम व्हाट डू आई थिंक इज, हाँ, ये जो टॉपिक है ये हमारा, आई थिंक ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है। इससे पहले मैं डिफ्रैक्शन पैटर्न मतलब किस तरीके से एक्सरे का इस्तेमाल हो रहा है किसी सैंपल के अंदर, है ना, yes, इंजेक्ट होने में या yes, उसके yes. समझने में, वो पहले पढ़ लेते हैं। आई थिंक उसके बाद ये जरूर देखने लायक रहेगा। I agree.
और तो कुछ कोई किताब इसमें काम की नजर नहीं आ रही। ये एक एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी की है। इसे खोलें, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ओके देखते ओके। हैं। हाँ खोलें, बिल्कुल बिल्कुल, अगर डिफ्रैक्शन का वरना जिस भी मेरे किताब में पास, मिल जाए। हाँ, हाँ, वरना मेरे एक्सरे मेरे पास डिफ्रैक्शन, है ही हाँ हाँ तुम्हारे पास, एक्सटेंशन वाली। यस, यस, उसी हाँ से। हाँ हाँ, तुमने बहुत अच्छा सा पीडीएफ क्रिएट किया हुआ है, डेफिनेटली। यस, तो जैसे इसमें हाँ हाँ, इसमें क्या हुआ है? कंटिन्यूअस एक्सरेज के बारे में पहला चैप्टर है। अच्छा, दूसरा चैप्टर हाँ, एक्सटिक एक्सरेज के बारे में है। कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके ओके। तीसरा चैप्टर है इंटरेक्शन ऑफ एक्सरे विद मैटर। हाँ ये इम्पोर्टेंट है। और फिर चौथा चैप्टर है सेकेंडरी स्पेक्ट्रा एंड सैटेलाइट्स। ओके, इसमें देखो टॉपिक्स देखो शिवम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बेसिक थ्योरी ऑफ ऑगर इफेक्ट, देख रहे हो शिवम? हाँ 4.5, हाँ, ऑगर इफेक्ट हम लोगों ने एग्जैक्टली यस नेम के यस हिसाब यस, से नहीं मुझे पढ़ा, पता बट है। यस यस हाँ, बट यस, ऑगर वी इफेक्ट, नीड टू यस, सी इट। a detection of auger electrons, fluorescence, हाँ, measurement of fluorescence yield. एक्सरे फ्लोरोसेंस ये हमारे सिलेबस में है। इसे फ्लोरेसेंस कहाँ पे इसमें आया है, लिखा है कहीं? 4.8 है ना, तो एक्सरे है तो फिर फ्लोरोसेंस उसी के कंसिडरेशन में होना चाहिए बस। ओके। फिर है स्कैटरिंग एक्सरेज, क्लासिकल थ्योरी ऑफ थॉमसन एंड रेले। हाँ, और इनकोहेरेंट भी है, दूसरी है क्वांटम भी इनकोहेरेंट। है। ओह, ये इनकोहेरेंट होती है स्कैटरिंग। ओके, ये थोड़ा यहाँ पे क्लियर हुआ एक चीज। वो कोहेरेंट है, ये इनकोहेरेंट है। ओके। हाँ, क्योंकि लैम्डा और लैम्डा डैश दो आ रहे थे ना, कॉम्पन शिफ्ट, वहाँ पे ये चीज़ नहीं थी रेले में, है ना शिवम? हाँ, रेले में चीज नहीं थी। जो सही है। मतलब जितना इंसिडेंट का लैम्डा है उतना ही जो हाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है उसका लैम्डा होगा। हाँ, स्कैटर्ड का भी सेम है। यस यस, स्कैटर्ड का भी सेम होगा। फिर है स्कैटरिंग बाय बाउंड इलेक्ट्रॉन, क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच, स्कैटरिंग बाय क्रिस्टल्स, एक्स-रे, रमन एंड प्लाज्मॉन स्कैटरिंग। ओके, सिक्स्थ चैप्टर जो है, मतलब फिफ्थ चैप्टर मोस्टली स्कैटरिंग ऑफ एक्स-रेज पे है। हाँ बिल्कुल। और फिर है केमिकल शिफ्ट इन फाइन स्ट्रक्चर, सिक्स्थ चैप्टर है। ओके, फिर सैटेलाइट एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, सॉरी सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैं भी क्या पढ़ रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट, एक्सरे ट्यूब्स, हाँ तो हमने उसमें देखा था वीडियो में। हाँ 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 हाँ, एक्सरे ट्यूब तो मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती है ना। यस 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 यस, इस तरह से ये पूरा है बेसिकली। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल हाँ ठीक है। गया है। और हम्म। ठीक है, तो हम क्या करें, हम ये देखें क्या कि मेटल मतलब मैटर इंटरेक्शन कैसे करता है एक्सरे के साथ, ये इंटरेक्शन ऑफ एक्सरे। चलो देख लेते हैं। हाँ 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 ठीक है, लगे हाथ मैटर देख लेते हैं। जो है एक्सरे में क्या करता है, ओके। Go to 21, this is it। हाँ टाइपराइटर से टाइटल लग रहा है। पुराना है। हाँ, सही कहा, बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही है। बस जूम इन कर तो दो शिवम। अभी नाइस। in optics, the term dispersion means separation of electromagnetic wave into their component wavelengths। बड़ा सही डेफिनेशन है यार। है ना? हम लोग मोस्टली अपन पिन रिस्पेक्ट पॉइंट है। करते हैं कि डिस्पर्शन मतलब एक लैम्डा आगे जाएगा, एक लैम्डा पीछे हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन देयर हाँ। इंटरेक्शन। हम ऐसे रिफ्लेक्ट किया है इसने, लेकिन ओवरऑल पिक्चर दे दी है। इट मींस द सेपरेशन ऑफ वेवलेंथ्स, separation of हाँ electromagnetic wave into its component। Obviously बात है, सही बात है। जो करता है। The first treatment in the X-ray region was given by Compton। X-ray region का में क्या होता है, वो Compton ने दिया था। He adapted, मतलब और भी लोगों ने पहले किया है कि किस तरह से मतलब डिस्पर्शन होता है। न्यूटन ने दिया कि विजिबल में किस तरह से डिस्पर्शन होगा, है ना? न्यूटन ने हाँ दिया प्रिज्म वाला जो था कॉन्सेप्ट, तो लेकिन क्वांटम ने दिया कि एक्सरे के केस में कैसे डिस्पर्शन होगा, सही है ना? है। So he adapted a theory developed earlier for the optical region by Lorentz। Optical region में Lorentz, मतलब एक ने दिया ऑप्टिकल था, रीजन जो होता है वो एक्सरे रीजन से डिफरेंट रीजन होता है ना। डिफरेंट होता है, बिल्कुल बिल्कुल। ऑप्टिकल वही है ना जो विजिबल लाइट के अंडर लाई करे, दैट इज उसी ऑप्टिकल के रीजन। आजू बाजू, मतलब उसमें इंफ्रारेड का थोड़ा सा कंपोनेंट आएगा और यूवी का भी थोड़ा सा कंपोनेंट आएगा, है ना? हल्का कंपोनेंट, यस यस यस। लेकिन फिर हाँ माइक्रोस्कोपी, सॉरी माइक्रो वेव और रेडियो वेव्स नहीं आएंगे।
और हाई एनर्जी में हाँ गामा और एक्स रे नहीं आएंगे, है ना? एक्सेस नहीं आएंगे बिल्कुल, वो एक ऑप्टिकल अलग वेव्स रीजन नहीं है। है। हाँ, ये एक अलग रीजन है। हम्म इतना बात क्लियर हुई कि लॉरेंज ने ऑप्टिकल रीजन में एक थियरी डेवलप की थी कि किस तरह से डिस्पर्शन होगा। नॉर्टन ने इस थियरी को अडेप्ट किया, he adapted the theory developed earlier by for the optical region by Lorentz. So he assumed that the electron in atom can act like oscillators. ये इनका assumption था लॉरेंस का। हाँ, ये assumption तो बहुत सही है, ऑसिलेटर्स की जैसे तरफ। हमने डिबाई मॉडल में देखा और आइंस्टाइन मॉडल में देख रहे हैं हम लोग अभी स्पेसिफिक फाइंड करने के लिए स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। हाँ, तो है इसमें फ्री डैम्प्ड ऑसिलेटर। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात है ना। Yes. So let a classical oscillator consist of electron that oscillates along। एक बार ये चीज मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि ये कहाँ ले जा रहा है, ये सेक्शन 3.1 कि कहाँ एंड हो रहा है, तो कम से कम एक आइडिया लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं, है ना? ओके तो ये देखो यहाँ पे ये एंड होता है कि हाँ ये बेसिकली एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है यहाँ पे ऑसिलेशन। हाँ हाँ, तो आई थिंक इसको basic पढ़ना वाली है। जरूरी है क्या? क्योंकि हमने तो हमें तो पता ही है। नहीं शिवम, ये हमें पता है, बस इसका एक हाँ जैसे लार्मर हाँ, फॉर्मूला पे फटाफट पढ़ लिखा लेते हुआ हैं। है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो इसे पढ़ लेते हैं। So let a classical oscillator consists of let a classical oscillator consist of an electron that oscillates along the x-axis about the central point under the restoring force Fx. So Fx equals obviously mx double dot, फिर हम ओमेगा के टाइम्स में करेंगे तो माइनस m ओमेगा नॉट स्क्वायर x। हाँ ठीक है। ठीक है, ये सर्कुलर मोशन में भी ये वाली चीज यूज होती है ना। ओमेगा नॉट स्क्वायर वैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी रहती है, Yes, वही yes. शिवम, वही तो चीज है। वही चीज है, हाँ ऑब्वियसली। अब चाहे वेव हम डिस्क्राइब करें या ऑसिलेटरी मोशन या फिर हाँ कोई ऑसिलेटर, मोशन। हाँ हाँ So where m is the mass of electron, this is equal to that. Okay. General solution is, इसका general solution obviously ये आएगा ना, imaginary हाँ exponential। ठीक है, तो 2.2 we used only the real part of the solution। ठीक है, मतलब इसके पहले जो हाँ, यूज किया cos ओमेगा t। केवल cos ओमेगा यूज किया होगा, करेक्ट। An oscillating electron is accelerated, therefore it emits radiation at a rate by Larmor formula। ये भी हम सिर्फ फैमिलियर हैं, Larmor formula उसने हाँ देखा ना हमने। ठीक है ठीक है। हाँ, हाँ याद है ये नेगेटिव बिल्कुल, साइन एनर्जी इधर थी, एमिट इस करने साइड का। थी, ये नेगेटिव साइन इधर थी हाँ विकिपीडिया वाले पेज पे, अच्छा, याद है तुमको? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुमने बुक में भी दिखाया था एक, उसमें जो यस, है मैंने एक बुक में भी दिखाया था, करेक्ट। हाँ, एक क्वेश्चन था, असाइनमेंट नेगेटिव क्वेश्चन साइन उसमें था। था। हाँ, because of this loss of energy by radiation, the amplitude of oscillation will gradually decrease। Oscillation will gradually decrease, amplitude will decrease, obviously, as if the electron were being retarded by a frictional force phi. We can find the fictitious force phi by equating the work done by it in a unit time to the negative of the energy radiated in that time। ठीक है, करेक्ट है। जितना रेडिएट हो रहा है उतना जो है ये वर्क डन कर रहा है, रेडिएट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यस। उसके बाद है 10, वी सी दैट ये जो है आपका फोर्स है, फोर्स टाइम्स वेलोसिटी, बेसिकली फोर्स टाइम्स वेलोसिटी करो या वर्क डन। फोर्स टाइम्स डिस्टेंस अपॉन टाइम करो। हाँ, that gives us the dimensions of work done or energy। एनर्जी पर यूनिट टाइम, है ना? नहीं, ऑब्वियसली एनर्जी पर यूनिट टाइम तो फिर पावर हो जाता है। एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम तो पावर हो जाएगा। हाँ या एग्जैक्टली, तो ये पावर है, ये बेसिकली पावर है ना? क्योंकि फोर्स टाइम्स यहाँ पे x तो है नहीं, फोर्स टाइम्स x हो तब जाकर यूनिट आएगी जूल्स में। हाँ यहाँ पे ऊपर डॉट लगा दिया तो नीचे टाइम चला गया ना। यस, तो इसने फिर इसको लार्मर फॉर्मूला में इसने इसको मतलब बेसिकली इक्वेट कर दिया कि भाई ये फोर्स के जरिए इतना मतलब इतना लॉस हो रहा है, ये इतना वर्क डन हो रहा है पर यूनिट टाइम,
और ये इतना रेडिएट हो रहा है पर यूनिट टाइम. इक्वेशन बन गया. Thus phi is equivalent to the radiation damping. ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक? In this equation, x dot and x double dot are basically uncorrelated. Okay. Consequently, there is no solution for phi. That would hold for all time. अच्छा, इसका solution ही मतलब देखो मैथमेटिकली इन्होंने बताया ये चीज, बट प्रैक्टिकली क्या कहना चाहते हैं? अनकोरिलेटेड. कोरिलेटेड यानी कि उनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन होगा. नहीं है, लेकिन कोई रिलेशन नहीं है x डॉट और x डबल डॉट में. वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का कोई रिलेशन नहीं होगा इस केस में ना. हाँ, यानी कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली एक्सेलरेट कर रहा है. हाँ बिल्कुल कर रहा है. और उस एक्सेलरेशन के कारण वो एनर्जी लूज कर रहा है रेडिएशन के फॉर्म में. ये बात हो रही है आरएचएस में 3.4 इक्वेशन के आरएचएस में. और एलएचएस में क्या हो रहा है? तो इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण जो उसकी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के कारण जो वर्क डन हो रहा है, किसी तरीके का यहाँ पे फ्रिक्शन है. अब वो भले ही मैकेनिकल फ्रिक्शन ना हो, जिसके हाँ यहाँ पे फ्रिक्शन कोई तो फाई यस फाई है, वो तो कोई डैम्पिंग है ना. यस तो लिखा ही हुआ है. यस यस यस. और डैम्पिंग इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, मतलब डैम्पिंग टाइम्स वेलोसिटी इक्वल्स है ना वर्क डन या पावर. यस करेक्ट. तो अगर हम ऐसे इमेजिन करें कि कोई एक पार्टिकल है, उसका कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है वो, और न्यूट्रल होने के कारण उसके एक्सेलरेशन से, उसके वाइब्रेशन से एनर्जी लॉस नहीं होगा. अगर उस पर कोई चार्ज है तब जाकर के वो एनर्जी लूज करेगा, है ना? तब वो डैम्पिंग होगी. तुम समझ? अगर वैक्यूम में तुम एक न्यूट्रल मास का पार्टिकल रख दो और उसको वाइब्रेट करने के लिए एक छोड़ दो, स्प्रिंग डाल के छोड़ दो, तो वो कभी बंद ही नहीं होगा. उसका ऑसिलेशन इन्फिनिटली चलता रहेगा, बिकॉज कोई लॉस नहीं हो रहा. ऐसी तो है, वो खाली ऑसिलेट कर रहा है एक जगह. लेकिन हमने चार्ज डाल दिया उस पे, पॉइंट चार्ज, तो ये होगी चार्ज का ऑसिलेशन इज नॉट ड्रास्टिकली डिफरेंट फ्रॉम मास का ऑसिलेशन, न्यूट्रल मास का. हाँ बिल्कुल. तो यहाँ पे ये चार्ज जो फैक्टर आ जा रहा है ना, उसके कारण ऑसिलेशन डैम्प ऑसिलेशन बन जा रहा है. हाँ शिवम, तो इससे एक और सवाल आता है. तो अगर चार्ज कहीं पे भी रखा जाए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, वो कभी आइडियली फॉर इंफिनिटी ऑसिलेट नहीं कर सकता. उसको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, कंटीन्यूअस एनर्जी चाहिए. यस करेक्ट करेक्ट करेक्ट. जबकि ऐसा देखने वाले तो फिर ऐसा कर सकता है. हाँ, जबकि ऐसा न्यूट्रल कर सकता है. हाँ हाँ बिल्कुल. न्यूट्रल मास इन्फिनिटली ऑसिलेट कर सकता है. तो हम चाहते हैं कि मान लो इलेक्ट्रॉन हमेशा हमेशा के लिए रहे, तो हमें कुछ करना पड़ेगा. एनर्जी ऐसे फोर्स देती पड़ेगी कॉन्टिन्यूअसली, उसे कुछ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा. यस यस यस. तब उसका एम्पलीट्यूड मेंटेन करने के लिए हमें उसे लगातार एनर्जी देती रहनी होगी. हाँ देनी पड़ेगी बिल्कुल. जैसे कि फोर्स जैसे यस है ना, एक ऑप्शन होता है ना, जैसे जब रियल ऑसिलेटर्स पढ़ते हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो उसमें एक फोर्स होती है जो उसकी साइन वेव के हिसाब से फोर्स होती है जो कॉन्टिन्यूअसली देते हैं, सो दैट उसका मोशन जो है वो कॉन्टिन्यूअस रहे. है ना, पढ़े हुए हम लोग वेव. नहीं, हमने क्या पढ़ा है? वेव्स एंड ऑसिलेशंस सेकंड सेमेस्टर में, शिवम यू मस्ट रिमेंबर. तो उसमें हमने ये पढ़ा है कि जो ऑसिलेशन होता है, उस ऑसिलेशन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा. किसी कोई एक मॉलिक्यूल, कोई पार्टिकल है, न्यूट्रल है, वो ऑसिलेट कर रहा है किसी अपने मीन पोजीशन पे, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमने पढ़ी है सेकंड मॉड्यूल. हाँ शिवम, हाँ नहीं, हमने एक और चीज पढ़ी है. हमने ये पढ़ा, अगर उस पे एक ऐसा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स हमने पढ़ा था, याद करो. तो अगर ऐसा फोर्स है जो उसको कॉन्टिन्यूअसली जो है ना, उससे रिटार्ड कर रहा है, एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी. Yes. है ना? Yes. Then we can have a force. Yes. Velocity से proportional था. Correct. Okay. Yes. Yes. मैं वही बता रहा हूँ कि
हमें फिर ऐसी फोर्स चाहिए जो कि साइन लाइक क्या कहते हैं उससे, जो साइन वेव्स के हिसाब से वेरी करे। हाँ, ये भी फ्रेंचेस में मिल जाएगा। तो फिर वो ऐसा होगा ना कि जिससे फोर्स, हाँ बिल्कुल, फोर्स वाइब्रेशंस। तो हम चाहते हैं डैम्प्ड वाले कंडीशन में ये चीज़ ज़रूरत होगी, ठीक है, वरना तो इन डैम्प्ड में तो एक बार एक फोर्स प्रोवाइड करती है तो खत्म। Correct. अनडैम्प्ड में हमें कॉन्टिन्यूस फोर्स चाहिए, बस वही कह रहे हैं। तो इसका मतलब मैं बस ये कह रहा हूँ, इसको मैं एनालॉगस टू द एक्सेलरेशन ऑफ मास या एक्सेलरेशन है ना ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली। तो हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ऐसी फोर्स उसे दें जिससे फॉर एवर ऑसिलेट करता रहे। हाँ, हैं, इस बारे में जानना चाहूंगा। अच्छा पॉइंट होगा ये। अगर हम आइडियल मानते तो ये पूरा टर्म जो है ना, ये एफ नॉट कॉस हाँ, नहीं होता, है ना? जस्ट अ मिनट प्लीज। ओके। हेलो हेलो हेलो। हाँ शिवम, ओके, तुम सो कह रहे थे। सो एम, हमने देखा कि ये जो पार्ट है ये आ रहा है बिकॉज ऑफ यू नो जो डैम्पिंग हो रही है ना? हम्म, और एक चीज और राइट। note करो, अगर इस पूरे फैक्टर को एफ नॉट कॉस ओमेगा टी, ये पूरा फैक्टर हम इसको अगर एलएचएस में ले जाएं तो जो ओरिजिनल फोर्स था उसके ऑपोजिट साइन ये होगा। राइट। और ये भी नहीं है कि मतलब ये कांस्टेंट फोर्स है, ये हम देख रहे हैं कि ये फोर्स जो है ये हाँ वैरी कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस कॉस फैक्टर, कोसाइन फैक्टर। तो ये बिल्कुल। लगातार उसे रिटार्ड करेगा, जब जब ये फोर्स बढ़ेगी तब तब ये इसको ये हाँ इस तरह से, तब तक ये भी बढ़ेगा, बिल्कुल। जैसे से ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये भी बढ़ेगा। हाँ हाँ एंड हाँ हाँ फिर वो मतलब उसको बेसिकली न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, है ना? बिल्कुल। हाँ, और एक चीज और यहाँ नोटिस करने वाली है कि अगर हम इसको हटा दें, केवल आइडियल मान लें, ये फैक्टर हटा दें, फ्रिक्शनल फैक्टर, तो इस इक्वेशन की जो सोल्यूशन आएगी वो कॉस के फॉर्म में आएगी ना, एक्सपोनेंशियल, इमेजिनरी एक्सपोनेंशियल का रियल पार्ट लेना है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, कॉस इसका ओमेगा इसका जो टी। आएगा वो इमेजिनरी आएगा ना, ऑब्वियसली हाँ हाँ आएगा, हाँ इमेजिनरी एक्सपोनेंशियल आएगा। हाँ, और एम फिर एक्स उस, डबल डॉट इक्वल्स माइनस के एक्स। हाँ। यस यस, ठीक है। तो हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल जो है वो इमेजिनरी है, और ऑब्वियसली इसका रियल पार्ट लेंगे तो वो हमें कॉस देगा। तो अब इस साइड कॉस आएगा, तो इस साइड भी कॉस आ रहा है, हम देख रहे हैं वो आपस में न्यूट्रलाइज कर रहा है। सही है। इंटरेस्टिंग। ये काफी अच्छा है, समझ रहे मैंने हो क्या? सोचा। हाँ, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली ये बात हाँ, उस आई पॉइंट पे कि आते हैं। यस, ये मतलब ये बात समझ में आएगी। हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर ये डैम्पिंग क्रिएट करेगा। सो इन दिस इक्वेशन x and हाँ x dot and x double dot are basically uncorrelated. Consequently, there is no solution for phi that would hold for all time. We see a solution that represents an average over time, over long time interval, t2 t1 to t2. We seek a solution that represents an average over a long time interval. तो हम बेसिकली इसको उसका एवरेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना। हम्म, ने इसको ठीक इंटीग्रेट है। किया तो हाँ, किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए अब इसको चेंज देखेंगे क्योंकि यस, किसी इसका पर्टिकुलर चेंज सोल्यूशन मिल नहीं रहा है, यस। तो एक जनरल सोल्यूशन फाइंड कर रहा है। तो ये देखो, ये पूरा किस तरह से ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है। हाँ, आरएचएस बेसिकली ट्रांसफॉर्म हो रहा इंटीग्रेट। हाँ, है। ठीक है, ठीक तो है ना? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन है ये। एक्स डबल डॉट स्क्वायर डी टी का ये प्रोडक्ट इंटीग्रेशन। रूल है ना, ये प्रोडक्ट रूल है ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो वो होता है ना कि u v माइनस इंटीग्रल ऑफ v du,
हाँ इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल ऑफ वी वी। डी यू, वही बेसिकली लगा है। हम्म। मोशन हाँ हाँ वही किया पीरियोडिक, था। वी कैन चूज एक्स, एक्सेलरेशन बराबर जीरो, पीरियोडिक है तो वी कैन चूज दिस बराबर जीरो एट एक्स टी इज इक्वल टू टी वन, मतलब एक ऐसा टाइम जब यहाँ पे फोर्स जीरो हो जाए, हम्म कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रही, तो मीन पोजीशन पे होगा। हम्म। तो मीन पोजीशन पे इसने टाइम कहाँ पे होगा? के लिए, मीन पोजीशन, नहीं मीन पे नहीं होगा शिवम ये, नहीं क्यों नहीं होगा? एंड पॉइंट्स पे होगा। एंड मीन पे, पॉइंट्स पे होना चाहिए ना। मीन पे इस पे कहाँ फोर्स लग रहा है? डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, कहाँ से फोर्स लगेगा उसके ऊपर? नहीं एक्सेलरेशन। आ, नहीं एक्सेलरेशन लेकिन उसके पास होगा नहीं किसी डायरेक्शन में मीन पे। कैसे होगा? उसकी वेलोसिटी बहुत हाई है मीन पोजीशन पे, और हाँ एक्सेलरेशन लगता है बिकॉज ऑफ सम फोर्स। जब फोर्स है ही नहीं तो उसका एक्सेलरेशन उसको कहाँ से लगेगा? ठीक है। मोशन एक डायरेक्शन में है लेकिन कोई हाँ हाँ बिल्कुल, वेलोसिटी उसके पास टॉप मोस्ट होती है सेंटर पे, यस टॉप वेलोसिटी तो मोस्ट, हाईएस्ट हाँ होती है। एग्जैक्टली टॉप मोस्ट वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन मीन पॉइंट पे जीरो हम्म। होता है। ठीक है जीरो बिल्कुल कंसिडर, बिल्कुल मेन यस, पॉइंट मान दें तो चलो। टी टी वन बराबर टी टू, सॉरी 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 क्या बोल रहा हूँ, टी बराबर टी वन एंड टी बराबर टी टू, ये दो पॉइंट्स हैं। तो लिखा है द मोशन बीइंग पीरियोडिक वी कैन चूज x डबल डॉट इक्वल्स जीरो at t equals t1 and t equals t2 so that this is the result. अंदर को जीरो मान दिया है। हाँ जीरो है ना, इसका इंटीग्रेशन जीरो आएगा। तो यानी फाई जो है वो एक्स के थर्ड डेरिवेटिव पे डिपेंड करता है। शिवम इस चीज को जानना भी इतना जरूरी है क्या? इन्होंने मैट्रिक्स इंटरेक्शन कराया ही नहीं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, हम लोग सीधे मैंने चलते हैं सीधे फाइनल इक्वेशन पे, तो भी तो बोलना था चलते हैं। मैं तो सीधा यहाँ आ रहा था, ये इक्वेशन आ रही थी, ये इक्वेशन आ रही थी, हाँ हाँ ठीक है लेट्स गो। हाँ है ना? नो तो प्रॉब्लम। तो हमने बेसिकली ये किया, ये चीज डाली, फिर तो हमने फिर देखा कि भाई ये इसके बराबर हो जा रहा है, 5 बराबर दिस हो जा रहा है, थर्ड के बराबर। हम्म हम इसको ले जाकर के शायद वापस ओरिजिनल इक्वेशन में इसको डंप करेंगे, तब हमें ये मिल के आएगा, है ना? हम्म। है ना? हाँ ठीक है, एक्सेलरेशन फोर्स किया था। जो है वो एक यस, तो यस, फोर्स है प्लस डैम्पिंग फोर्स, ठीक है। यस। तो हमने इसमें बेसिकली किया क्या है पता है? अब हम्म हम जो करते आए हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, फोर्स्ड हार्मोनिक मोशन, डैम्पिंग, जो हमने सेकंड सेमेस्टर में किया, उन सब में हम ये करते आए हैं कि मोशन न्यूट्रल पार्टिकल का होता है, इलेक्ट्रिकली हाँ होता है। तो उस केस में आ, ये फैक्टर नहीं आता है कहीं भी, ये देख रहे हो, ये डैम्पिंग फैक्टर जो है, हम्म। क्योंकि लार्मर फॉर्मूला है ना, ये चीज कहीं नहीं आया। तो हमने हाँ बेसिकली बस इतना किया है कि वहां पर फ्रिक्शनल लॉस था, मैकेनिकल फ्रिक्शनल लॉस था, यहाँ पे हमने रेडिएटिव लॉस किया। रेडिएटिव के लिए हमने हम्म सिंपली लार्मोर का एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट कर दिया है और इक्वेट कर दिया है। फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ रहा है, और हम देखते हैं कि ये, और शिवम, हाँ हाँ, थर्ड डेरिवेटिव एक और बात है, देना देना। बिल्कुल बिल्कुल थर्ड थर्ड डेरिवेटिव आने का रीजन ये हुआ है, जैसे सोच सकते हैं कि वहां पर जो था फ्रिक्शन फोर्स वाज डिपेंडेंट ऑन द वेलोसिटी यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक यस, है ना, फ्रिक्शन लॉस इज डिपेंडेंट ऑन फर्स्ट डेरिवेटिव, यस, वेयर एज द डैम्पिंग लॉस इन दिस केस इज डिपेंडेंट ऑन सेकंड डेरिवेटिव। यानी एक यस। डेरिवेटिव का जंप है यहाँ पे। या यही तो बात है। वो चीज कहाँ थी, मुझे कहीं मिल जाए तो एक बार मैं देख लूं कि वेलोसिटी डिपेंडेंट ही होता है, मुझे पता है, लेकिन एक एक्सप्रेशन दिख शुरुआत जाए में तो दिया हम कम होगा से ना, कम। शुरुआत में दिखा तो नहीं मुझे, शुरुआत में दिया होगा इसको, तूने बुक आगे एकदम से बढ़ा दी ना। पर देखते हैं कहीं तो नहीं होगा इसमें। ये चैप्टर भी तो सही है ना, चैप्टर तो सही फोर्स्ड वाइब्रेशन ही है चैप्टर। नहीं, फोर्स्ड वाइब्रेशन में हाँ, फोर्स्ड वाइब्रेशन हम लेते तो हैं ऑब्वियसली, डैम्पिंग भी लेते हैं। वापस ही चलते हैं, देखते हैं शायद कहीं मिल जाए। हाँ ये देखो यहाँ पे, देखो तुमको कहीं दिख रहा है?
हाँ, आराम से देखो, अगर पढ़ते हैं, सुनो, पढ़ लेते हैं। ये इधर आपका एक्सेलरेशन इन्होंने है। डायरेक्टली इमेजिन कर दिया है, इन्होंने डायरेक्टली टू दिस वी शैल इमेजिन दैट एन एप्लीकेशन ऑफ सिनुसॉइडल फोर्सेस, है ना, गिवन, मतलब हाँ, पहले से अप्लाई कर दिया है, ये क्यों किया है, उसका कॉन्सिक्वेंस ही कम डिस्कस से नहीं कम किया निकालते इसमें। तो कम से कम आइडिया लगता। मे कॉन्सिक्वेंस बी कम से कम इसको निकालते। बताना चाहिए था ना कि रियलिटी में एक्चुअली होता क्या है। फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। हम्म हम्म। यार हमने, मुझे लगता है हमें चलना चाहिए वरना हम ऐसे ही घूमते रह जाएंगे। मेरे ख्याल से हमें एक्सरे डिफ्रैक्शन पढ़ना चाहिए, वो पॉइंट ज्यादा क्लियर कर पाएगा। यहाँ पे इन्होंने, या इसमें से हम आगे देखो, अगर रियल रियल जो मैटर से, मतलब हम क्या देखना चाहते हैं, तो देखो सीधी सी बेसिकली बात है, हमने थियरी, एक्सरे ये कर रही बेसिकली अभी थियरी मतलब बना रहा है, ताकि वो उस पॉइंट पे जब पहुंचे हम इंटरेक्शन पे, तो हम उन सारी चीज़ों को कंसिडर कर सकें जो वहाँ पे हो रही होंगी। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन, आगे हम्म, बोलो। इन्होंने कहाँ पे इस बात को मैच कर रहे हैं कि ठीक है, हमारा इंटरेक्शन एक आ, ठीक है, एक्सरे का हो रहा है किसी मैटर के साथ। इन्होंने तो अभी मैटर को ही पूरा डिस्क्राइब कर दिया है कि मैटर में असल में हो क्या रहा है। वहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, वो फोर्स हार्मोनिक, वो मोशन कर रहा है, ठीक है, और वो रेडिएशन एमिट कर रहा है। बिकॉज ऑफ दैट क्या हो रहा है वो बात अभी पता नहीं चली। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, ठीक है अब इंटरेस्टिंग है ये, लेकिन देखना है क्या, मैं देखूंगा, देखूंगा और बट आई थिंक शिवम, फॉर द टाइम बीइंग, हमें असल में एक्सरेज का देखो इस्तेमाल यहाँ कैसे हो ब्रैग्स, रहा यहाँ पे है। ब्रैग्स भी आ गए, करेक्शन ऑफ द ब्रैग इक्वेशन। हम्म। और ये करेक्शन देख रहे हो कैसा, किस टाइप का है, तो करते मैथमेटिक्स इन्वॉल्व। हाँ तो हो जाएगा। symmetrical reflection, other method of unsymmetrical reflection। काफी डेप्थ में इसकी मैथमेटिकल थ्योरी है। ये हायर लेवल पे और मैं, मास्टर्स में ये सब ये एडवांस्ड है, मजा आएगा, हाँ, पढ़ने में बहुत मजा ये थोड़ा आएगा। सा एडवांस्ड है, आई थिंक सो। यस, पोस्ट ग्रेजुएशन में सब पढ़ने में बहुत मजा आएगा कि एग्जैक्टली होता क्या है अंदर, है ना, absorption of damp हम्म absorption। Okay, wow, okay, let's, I think we should go to X-ray diffraction, है ना। हम्म। इससे डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो हमें एक्चुअली एटलीस्ट मैक्रो लेवल पर पता चलेगा कि हो क्या रहा है, उसके बाद हम माइक्रो लेवल पे घुस पाएंगे। डोंट यू थिंक सो? यस करेक्ट, लेट मी जस्ट चेक कहाँ रख दिया मैंने। um, मैंने रिकॉर्डिंग रोक दी है कुछ सेकंड्स के लिए। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, इसमें पॉज कर सकते हैं ना? हाँ पॉज हो गया रिकॉर्डिंग। अच्छी बात है। बट इसमें रिकॉर्डिंग का जो सिंबल है दैट इज बीइंग शोन। हम्म, लेफ्ट टॉप कॉर्नर। तुमने कहीं एक्स्ट्रा डिफ्रैक्शन नहीं दिखा इसमें? तूने थोड़ी देर पहले भी दिखाया था मुझे, एक लिस्ट था, दैट वाज अ लिस्ट, उसमें था। आई थिंक सेमेस्टर 5 में होगा शायद। शिवम, इसमें नहीं होना चाहिए, सेमेस्टर 5 में मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होगा, लग दिया मैंने। ईमेल से खोल लो। फिल्टर्स पे है ये, तो मैं तुमको यही दिखाने वाला था, एक्स्ट्रा फिल्टर्स बहुत अच्छा ही था एक, दिखाऊंगा, जरूरत मुझे पड़ेगी। अभी इस वक्त तुम्हारा बुक कोर का लिस्ट दिख रही है इस वक्त। बस वही तो दिख रही है, मैं कितना कुछ कर गया। हाँ, रिकॉर्डिंग तुमने पॉज कर दिया ना शायद, इसीलिए शायद हाँ, सब रुक गया वीडियो, शायद। अरे ऐसे कैसे? नहीं नहीं, मुझे ऐसा दिख रहा है। मुझे केवल बुक कोर दिख रहा है इस टाइम पे। यार कहाँ चला गया?
डाउनलोड्स में भी होगा। स्क्रीन बदली? नहीं शिवम, सेम। अरे should I rejoin? नहीं, रुको मैं देखता हूँ। हाँ मिल गया। अरे मैंने इसको गलत तरह से अरेंज किया था इसलिए ऐसा हुआ। ओके लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। So I'm No, start- but I'm not having the screen on my, है ना? I can't see मैं the नहीं दिख रहा screen. स्क्रीन। अच्छा रुको, मैं No, तो मैं एक काम करता हूँ। क्लोज करके दोबारा शेयर कर लो। रुको मैं देखता हूँ, रिकॉर्डिंग में स्टार्ट करता हूँ, शायद हो जाए सही। ठीक है, हम्म रिज्यूम। हम्म कैन यू सी माय स्क्रीन? या ओके एक्सीलेंट। यस। सो हमने इसमें देखा था, ये चीज देख लिया था, फिर यहाँ हाँ बिल्कुल। यहाँ पे तुम्हें फिर अब आता है अब यहाँ ब्लैक। इसे पढ़ते हैं, समझते हैं क्या हो रहा है। Okay, so Bragg's law, Bragg discovered that X-rays can be regularly reflected by the cleavage plane of the crystal when the X-rays are incident on their surface nearly at a glancing angle. The cleavage planes are successive atomic planes in the crystal. X-rays that penetrate more deeply into the crystals are reflected from the lower plane, and thus several beams of the X-ray reflected from the various planes are obtained. The intensity of the reflected beam at certain angle will be maximum. हाँ देखो, intensity of the reflected beams at हाँ angles will be maximum, है ना? राइट। हाँ ये वही बिल्कुल। reflection हो रहा है basically. मैक्सिमा। Yes, there will be maxima where the two reflected waves from two different planes have a path difference equal to an integral multiple of the wavelength of X-ray, while at some other angle the intensity will be minimum. सबसे मैं ही पढ़ रहा हूँ। अच्छा, पढ़ने को कह रहे हो क्या? हेलो। हेलो अरे आवाज तुम्हारी शिवम कम कम आ रही है। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ अब आवाज आ रही है। हाँ हाँ पढ़ो। चलो मैं रीड करता हूँ। क्या? कंसिडर पैरेलल that is planes equidistant from one another in a crystal structure separated by a distance d. Suppose a beam of X-rays AB of wavelength lambda is incident on a layer of atoms in one cleavage plane P of a crystal at a glancing angle theta at B, and after reflection goes along the ray BC. ठीक है, आराम से है। यहाँ सिंपल सा देखो, ग्लैंसिंग जो एंगल ये थीटा। ग्लैंसिंग एंगल की बात हो रही है ना, ग्लैंसिंग एंगल वर्ड यूज हो रहा है ना? हाँ हाँ तो ग्लैंसिंग हाँ एंगल इज नथिंग बट 90 माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ रहे हो? हाँ देख रहे हो ना फिगर? हाँ हाँ ग्लैंसिंग एंगल। हाँ हाँ फिगर से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। हाँ तो याद है, चीज़ें क्लियर है। सो द रे डी ई इंसिडेंट ऑन क्लीवेज प्लेन क्यू आफ्टर रिफ्लेक्टिंग गोज अलोंग ई एफ। ठीक है, वो विजिबल है डायग्राम से। नाउ ड्रॉ बी जी परपेंडिकुलर टू डी ई एंड बी एच परपेंडिकुलर टू ई एफ। देन बी जी इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड बी एच द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। अब क्या है कि पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव फ्रंट्स वेव फ्रंट्स जो हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे। दैट इज इक्वल टू जी ई प्लस एच ई। ठीक है, पाथ डिफरेंस हम मेजर करेंगे, उस वो पाथ डिफरेंस जो है वो वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल हो तो काम बन जाएगा, है ना शिवम? सिंपल सा फंडा है। नाउ triangle BGE, GE equals BE sin theta, that is D sin theta, and EH equals BE sin theta, that is also equal to D sin theta. ठीक So है। part difference equals, and a sum of these two, that is 2D यस sin theta. यस ठीक है, अब नीचे screen आते हैं। scroll करो शिवम करो। यस हाँ, now if this path difference is an integral multiple of wavelength lambda, constructive interference will take place between the reflecting beams. Thus, the intensity will be maximum if 2d sine theta equals n lambda, where n is a natural number. For n equals 1, we get first order spectrum. For n equals 2, we get second order spectrum, and so on. This phenomenon यहाँ is पे seen एक to चीज differ. नोटिस करते हैं, मैं एक चीज जरा बोलना चाहूंगा, एक कमेंट है मेरा।
दिस ब्यूटी, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है कि हमारे पास ये क्रिस्टल है, लेयर बाय लेयर अरेंज है। हाँ, और हमारे हमको हाँ पता करना है कि भाई हमने इंसिडेंट किया कुछ लाइट, तो फिर जो रिफ्लेक्टेड जो है बीम्स आ रही हैं, हमें पता है कि वो इंटरफेरेंस फॉर्म करेंगी, मोनोक्रोमैटिक है, इंटरफेरेंस फ्रिंज फॉर्म करेंगी। तो वो इंटरफेरेंस फ्रिंज कितने एंगल पे फॉर्म करेंगी, क्या होगा, या फिर अगर हमें थीटा पता है, डी पता है, जो कि ऑब्वियसली मेजरेबल चीजें हैं, है ना। मान लो अगर हमको मेजरेबल है किसी तरह से, हमारे पास उसका वैल्यू थीटा पता है, हाँ, और कैलकुलेट कर लेंगे गिन करके 1 2 3 4 उंगलियों पे। जस्ट लुक एट दैट, अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग फॉर्मूला। मतलब हमारे पास एक हाँ। और नया शिवम एक सुपर और पावर चीज, आ गया है कि विदाउट गोइंग थ्रू द डिटेल्स, हमारे पास यूजिंग मैथमेटिक्स, यूजिंग जियोमेट्री, वी फाइनली हैव अ हाँ दिस ब्यूटीफुल इक्वेशन, छोटी सी इक्वेशन जो हमको बता देगी कि ये गहरी गहरी वैल्यूज हैं, बिल्कुल। लैम्डा जो मेजर नहीं कर सकते, कैसे मेजर करें, डी नहीं मेजर कर सकते, कैसे करें। तो अमेजिंग हाँ और ब्यूटी। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है बट इसकी वैल्यू तो बहुत ज्यादा है। और शिवम एक और बात है, यहाँ पर जो हमें दिख रहा है ना, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल लेवल पर है। रियलिटी में बड़ा मुश्किल होगा इस चीज को कर पाना। हुआ है बिकॉज टोपोग्राफी, जैसा भी हमने देखा था, एक्सरे टोपोग्राफी करते हैं। क्यों? इतने जो प्लेन जितना सीधा दिख रहा है, जितना वो प्लेन दिख रहा है, उतना प्लेन वो होता नहीं है ना रियलिटी में, है ना। प्लेन्स इतने ज्यादा हॉरिजॉन्टल थोड़ी होते हैं। हाँ, उनकी टोपोग्राफी जो है कहीं ना कहीं वैरी करती होगी। और जो ये स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल डी है ना, क्या तुम्हें लगता है कि एज इट इज सेम टू सेम, मतलब यूनिफॉर्मली इतना ज्यादा रहती होगी? नहीं लाइक नहीं, देयर आर देयर कैन लेकिन बी लेकिन डिफेक्ट्स, है ना। लेकिन हाँ, वो अगर अगर हम एकदम प्योर मेटल, प्योर शीट ले रहे हैं, प्योर मेटल्स, या फिर कोई भी चीज एकदम बिल्कुल हाँ। है, प्रॉपर्ली अरेंज है, तो हो हम्म। सकता है उसमें ऑब्वियसली ये चीजें होंगी। हाँ यहाँ पे एक हाँ चीज जो बिल्कुल नोटिस करने बिल्कुल। वाली है ना, मैं जो मुझे बहुत एक्साइट कर रही है, वो ये है कि देखो इस फिगर में हमें ये थीटा बस हम मेजर कर सकते हैं, है ना। हम्म से हम्म इंसिडेंट लाइट की जो एंगल है, ठीक है, हम ये मेजर कर सकते हैं। हम्म। और केवल ऑन द बेसिस ऑफ जियोमेट्री, हाई स्कूल जियोमेट्री के जो कॉन्सेप्ट्स थे, उनके जरिए हमने ये स्टैब्लिश किया कि ये अंदर वाला एंगल भी थीटा ही होगा। और केवल ये छोटी हाँ। प्रॉपर्टी हमने यूज की हाई स्कूल फिजिक्स मैथमेटिक्स से, और हमने ये हम्म। इतना बड़ा पावर खोज निकाला साइंस के थ्रू। हाँ। दिस इज अ बिग पावरफुल बिल्कुल इक्वेशन, यू सी। बिल्कुल बिल्कुल यार, सच में ये मैथमेटिक्स की बहुत छोटी सी इक्वेशन जैसे दिखती है, बट इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत। वैल्यू में से तो अब हमने देखा। मैग्नीट्यूड, बट द द स्टीम, द उसका वर्च्यू बोल सकते हैं। ओके, काफी या अच्छा है, बिल्कुल। चलो तो आगे बढ़ते हैं, ये बहुत सारा पढ़ते पढ़ना है। हैं, यस। This phenomenon is similar to that of optical diffraction with diffraction grating, with only this difference that here of various parallel planes of the crystal act as lines in the grating. ठीक है, हाँ, तो यस, diffraction grating पड़ा हुआ है, सेम टू सेम वैसा ही है, बट यस, यहाँ पे क्या है कि एलिमेंट है। So the above equation 2D sin theta equals n lambda is Bragg equation and represents the Bragg's law. मैं इसका significance दिस इज द just ब्रैग्स read लॉ। कर देते हैं, we, है यस, ना, we know it well. The interpretation of Bragg's law gives the diffraction intensities can be stronger only at certain values of theta for specific values of lambda and d. Therefore, a knowledge of experimentally observed diffraction angles and wavelengths of X-rays can provide the information about the inner planar spacing of the crystal. Thus, the space, shape, and orientation of the unit cell can be determined from any diffraction experiment using monochromatic X-rays. This will be more clear from the example of the crystal structure determination given below. ठीक है, तो बेसिक बात है कि हम अलग अलग तरीके से पहचान पाएंगे। अब कैसे कर पाएंगे डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अच्छा, अलग अलग प्लेन्स प्लेन्स को कंसिडर किया हुआ है। क्यों? एक चीज नीचे देख रहे हो, थोड़ा सा नीचे आना, जरा थोड़ा सा नीचे, जो डी की इक्वेशन है। हाँ, और थोड़ा नीचे, कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें मिलर इंडिसेस दिख रही हैं, विदाउट टेकिंग देयर नेम दे आर विजिबल। कुछ ना कुछ है। मिलर इंडेक्स का बड़ा इस्तेमाल है एक्सेल डिफ्रैक्शन में, ये चीज़ हमें देखनी होगी आगे चलकर कि कैसे प्लेन्स को हम पहचान पाए, है ना, उनको नामकरण करना आसान हो जाता है कितना। जैसे उस वीडियो में हम लोगों ने देखा, जो MIT का लेक्चर था, यस, प्रोफेसर उन्होंने किस सैडो। तरीके से,
हाँ, उन्होंने किस तरीके से मिरर इंडिसेस को यूज करके इतना डिफिकल्ट सा न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया विद इन सेकंड्स। बहुत इंटरेस्टिंग था, है ना? जैसे नॉर्मलाइजेशन, यहाँ पे भी देखो नॉर्मलाइजेशन किया हुआ है, साइन हाँ 5.22, साइन 7.3 और साइन 9.05। हाँ। नॉर्मलाइज करके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट द रेशियोज आर 1 रेशियो रूट 2 रेशियो रूट 3। खैर एक एग्जांपल हम्म, है, पर्टिकुलर एग्जांपल है, मुझे है लगता है कि ना? यहाँ पे जो हो रहा है, और प्रोफेसर सैडोवे के जो एमआईटी लेक्चर था एक्स रे डिफ्रैक्शन हाँ पर, दोनों में वही चीज हुई है, लेकिन यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा सा टेक्निकली सोफिस्टिकेटेड लुकिंग कर दिया है है ना? अरे देखो ना यहाँ पे, और फील हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर these आर नोन एज ट्रिपल वन प्लेन्स। उन्होंने केवल मोटी मोटी बातें की, नंबर्स का इतना जंबल नहीं किया, यस है यस, ना? इट वाज बहुत ही अच्छी बात थी। लेक्चर, करेक्ट, हाँ राइट। बहुत अच्छा था सच में, वो बहुत ही 45 मिनट का लेक्चर, बट was, है ना, बहुत कंटेंट था उसमें। ठीक है, इसको रीड कर लेते हैं, बहुत कुछ स्पेशल नहीं है इस बारे में आपका। फाइंड द क्रिस्टल ऑफ द स्ट्रक्चर द लैटिस constraint d constant sorry that is constant d is determined by the using different planes of the crystal as reflecting surfaces for the same known wavelength of x-rays, expressing the lattice constants as ratios with one of them taken as unity. It's seen that the ratios depend upon the way in which the atoms are arranged in the crystal. Thus the structure of the crystal is analyzed. अच्छा हाँ, ये बात है ना कि HCP है और सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है कि क्या है, उसके लेटेस्ट कॉन्स्टेंट्स डिफरेंट होंगे, मतलब मे बी सेम हो या फिर अलग अलग हो, तो उनके उन पर डिपेंड करेगा कि अ, जो एक्स रे डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा वो वेरी कर सकता है शिवम, है ना? जैसे हम लोगों ने इस एग्जांपल में देखा है, तो इसमें बॉक्स जैसे है ना, ABCDEFGH ऐसा हो रखा है, बट ये डिपेंड करता है कि हेक्सागोन हो या ट्रायंगल हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे सिंपल क्यूबिक की बात करी हुई है वो समझाने के लिए। So for example, consider a crystal of cubic system. In such a crystal, the atoms are situated at definite places in relation to a system of coordinates or lattice. Suppose there is an atom at each corner of the cube, as shown in figure, the structure being repeated throughout the substance of the crystal. It's found that three set of planes rich in atoms exists. ठीक है? Three The set first of set of planes planes are rich in atoms, यानी कि उनमें प्रॉपरली कई हाँ एटम्स भरे हुए हैं। चार चार एटम होंगे इन सब में, देखो, है ना, क्योंकि चार हम्म, एटम्स हो ही सकते हैं प्लेन में एट मोस्ट है। So the first set यस, of planes such as AB, FE, CH, CD, HG, देखो इनको देखो CD, HG, ये क्या है? ये छह के छह क्या है? These are the faces of the plane, क्या कहेंगे, सेल, है ना? ये faces हैं ये छह। These are all alike. Let the distance between the consecutive planes be D1. These are known as 100 planes। देखो मेरा जो है इंडेक्स यूज हो गया। यस, हाँ, उन्होंने कहा कि ठीक है, हर सेल का जो फेस है अगर उसके पैरेलली मूव करते जाए तो वो D1 डिस्टेंस पे सब पड़ेंगे, है ना? और सिमेट्री यस, है ट्रांजिशनल। यस, The यस, second set यस, of planes consists of parallel planes like ADGF. Now ADGF, Shivam, can you see this? यस, ADGF, ये जो, Yeah, diagonal plane. हाँ, यस, it is inclined at an angle of 45 degrees to the planes as mentioned डेफिनेटली, above. If D2 is the spacing between these planes as represented by CP, then अब इस D2 की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं with respect to D1, है ना? तो क्या होगा कि हाँ भाई D2 sin 45 degrees equals D2 by D1, that means D2 equals D1 divided by square root of 2। यस, अच्छा, अब ऐसे कॉन्जिक्यूटिव प्लेन्स लेंगे तो हर D1 अपॉन D2 की डिस्टेंस पे वो सेम प्लेन आ जाएगा सुनो, है? और these are rich यस, in atoms, why? Because it contains 4 atoms, यस, ठीक है? And these planes are known as 110 planes। तो ये रिप्रेजेंट करने का जो स्ट्रक्चर, ये तरीका है ना मिरर इंडिसेस, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा है। जस्ट एक आपको लिखना है 110 और समझ आ जाएगा कि हाँ इस प्लेन की बात हो रही है ना? और तुरंत उससे बता सकते हैं कि ठीक है उसके लिए डी की वैल्यू कितना होगा, लेट्स पैरामीटर इज व्हाट फॉर दैट पर्टिकुलर प्लेन, राइट? यस, यस, यस। अच्छा, ये हाँ, सो प्लेन्स लेट्स, जो हैं, ये हाँ कौन कौन सी हो सकती हैं? तुम अगर इस पर्टिकुलर क्यूब को कंसिडर करो तो तुम जरा उसमें बताओ। 110 प्लेन वही है ना? 110, यस, ये कौन कौन सी हो सकती है? हम 110 सिर्फ एक ही प्लेन हो सकता है इसमें। ओके, ये वाली ना, ए हाँ डी जी हाँ, एफ, ए डी,
हाँ, राइट। और ए अगर हम मान लो एफ एच कंसिडर क्या करते हैं होगा? 111। AFH, हाँ, हाँ वो 111 बिल्कुल सही। और वो मिस अभी भी सब पढ़ना है, ये नेक्स्ट एग्जांपल वही तो है, नेक्स्ट एग्जांपल आई थिंक और वही होना और चाहिए। और और ये सारे रिच होंगे ना नंबर ऑफ एटम्स में। हाँ हाँ, रिच है एटम्स में, मतलब बस ऐसा नहीं अगर कर रहे हम ना कि जिसमें एटम्स। हाँ बोलो। अगर ए एफ एच ले रहे हैं, उसमें हम देखते हैं कि अगर ये हम्म यू नो अगर ये बॉडी सेंटर्ड है तो 4 एटम्स आएंगे ए एफ एच में, और अगर ये शिवम बॉडी थिंक सेंटर अबाउट इट अगेन। ए पे एक आएगा, एक एफ पे आएगा, एक एच पे आएगा, हम्म और एक बीच में आएगा। हाँ, 4 हो गए। सेंट्रॉइड पे। हाँ, सोच लो एक बार जस्ट इमेजिन करो, एक क्यूब है और उसको ऐसा स्लाइस नो कर दो। नो नो नो, करेक्ट नहीं आएगा, नहीं आएगा करेक्ट। उसका सेंटर लाई नहीं करेगा, भले ही उसका बॉडी लाई करे। हाँ, नहीं करेगा सेंटर पे, बिल्कुल सही सोचा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, लेकिन ये चीज इस पे आएगी ना, जो ये डायगोनली जा रहा है, हाँ ADFG पे या, एडी है ना, एफ जी उस पे एस, तो अलाइ करेगा, एडी जी उस पे एफ। बिल्कुल अलाइ करेगा। ADGF ओके, उस अच्छा पे याद करेगा। दिलाए, थैंक यू। हाँ चलो इस वाले को देखते हैं कि AFG क्या है, AFH इसका नीचे दिया होगा I assume। हाँ ये देखो तुरंत आ गया ये बात। The third set of planes consists of planes like A and AFH. To find the spacing between these planes, अच्छा हाँ, मैथमेटिकली हमें क्या पता करना है कि ठीक है भाई, इन कॉन्जिक्यूटिव प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है, जैसे हम लैटिस पैरामीटर सेट कर पाए, राइट, एक जनरल सा है ना, जनरलाइज कर सकते हैं। तो ड्रॉ EK perpendicular to FH and join AK to complete the right angle triangle AEK। हाँ, तो क्या किया है इन्होंने? हम्म ड्रॉ ई के परपेंडिकुलर टू एफ एच, ई के परपेंडिकुलर टू एफ एच, ठीक है। ये हाँ ठीक है। हाँ पहला हाँ बिल्कुल। एंड जॉइन हम्म ए के टू कंप्लीट द राइट एंगल ट्राइंगल ए के। हाँ, ए को ड्रॉप कर दिया है। इज करेक्ट। ओके, इमेजिन कर सकते हैं कहाँ होगा इस फिगर में। गुड। हाँ, अरे नहीं बहुत सही से बनाया हुआ है ना। यस यस यस, बहुत अब सही क्या था। है कि अब AEK जो है राइट एंगल ट्राइंगल हो चुका, हाँ, ठीक है। अब AEK में E और A जो है वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, मतलब सेल है वैसे, और K जो डिस्टेंस है, हम वो फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है AK। हाँ, हाँ। हम फाइंड कर रहे हैं AK, तो AK की वैल्यू जो है दैट इज अंडर रूट ऑफ D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, क्योंकि वो हाइपोटेन्यूज है ना, तो उसकी वैल्यू आ गई AK की। So that is under root of d1 square plus d2 square, and that is equal to what? D1 square plus d1 square by 2। ठीक है, वो जो भी है, बट हाँ वी कैन अज्यूम। अब क्या किया, साइन ऑफ ए, एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए लिया हुआ है। मतलब उस ये फिगर को एंगल देखो शिवम। हाँ ऑफ एंगल ए ए एफ एच, नहीं 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 नहीं, इन द साइन ऑफ ट्राइंगल ए दिस, ई के, ए ई हाँ के में साइन ऑफ साइन ऑफ एंगल ए, ए जो होगा वो होगा ई के अपॉन ए के। बिल्कुल बिल्कुल, ई के अपॉन ए के, हाँ, दैट इज डी ई थ्री थ्री अपॉन अपॉन डी डी वन। वन, तो ई, हाँ ठीक है, चलो हो गया। गुड। डी थ्री अपॉन डी, नहीं 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 नहीं, D3 जो डिस्टेंस है, डी थ्री अपॉन डी वन। अच्छा ट्राइंगल AEK की बात हो रही है, ए ई के की बात हो रही है। तो इससे हम D3 निकाल सकते हैं। D3 ऐसा डिस्टेंस है ना जो E पॉइंट से E से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें EK पे, EK पे हाँ, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, सॉरी 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 AK पे, शिवम शिवम, पॉइंट E है, हाँ, पॉइंट E से AK पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, समझ रहे हो? हाँ, वो जो डिस्टेंस होगी ना, वो होना चाहिए
स्मॉल d3। देखो उन्होंने क्या किया है, साइन ऑफ एंगल ए, दैट इज साइन ऑफ एंगल इज e के बाय एक d3 दिया हुआ है, d3 बाय d1। ई एल इसने d3 किया है, ई एल बराबर d3, ई एल इक्वल d3। नहीं, l कहाँ पे है? ई एल ये सामने वाला, एकदम सामने वाला कॉर्नर। ये वो तो c है शिवम, c अच्छा है वो। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सी है, करेक्ट। तो ये एल कहाँ पे है? ये l शिवम जैसा मुझे अज्यूम कर रहा हूँ मैं, कि जैसा मैंने बताया ना कि e पॉइंट से a के पेपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। हाँ, स्पीकर में दिखा नहीं पाए बिकॉज वेरी यस, काफी नहीं हो पाएगा, नहीं सोफिस्टिकेटेड हो हो पाएगा, जाता। यस यस डेफिनेटली। तो ई एल बराबर d3 है, और अगर d3 हम अगर हाँ ई एल बराबर d3, तो हम देखेंगे कि हाँ हाँ साइन ऑफ ए जो होगा वो ई एल अपॉन हाँ हाँ ई ए एल ई, ए ई होगा। तो d3 हाँ अपॉन, बिल्कुल। करेक्ट, ठीक है, ये चीज हो गई। d1 देखे कहाँ पे, d1 दिखा, d1 जो है वो तो ए ई है, ए ई है। यस, हम्म, और d3 जो है वो ई एल है। हाँ ई एल है हाँ। हाँ, ठीक है, तो ई तो ई एल डिवाइडेड बाय, ए ई, हम्म, यानी d3/d1 होना चाहिए ना, हाँ d3/d1 होना चाहिए। हाँ वही तो है, सही है। मगर इसको d2 के आ, d3 इन टर्म्स ऑफ d1 लाया है, d2 सारा एलिमिनेट कर दिया है। हाँ बट d3/d1 में उन्होंने लिखा क्या है, अच्छा उसकी वैल्यू जो है वो पुट कर दी है। हम्म, ठीक है, 1/√3 आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हाँ यहाँ पे तीन चीजें, d1 d2 d3, 1 is to हम्म, root 2 is to root 3। एक बार फिर से देखते हैं d1 d2 और d3 डायग्राम में कहाँ पे हैं, और क्या वो इस फॉर्म में होंगे। हम्म, d1 d2 d3, यस यस, क्या लगता है, d3 का तो क्या d1 इज, मैं d1 तो ठीक है, d2, d2 भी ठीक लेकिन d3 सेंटर पे तो ये आएगा तो नहीं ना, ये कैसे आएगा d3, सेंटर पे। नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ, d3 जो है ये हाँ √3 दिखाया ना रेशियो, हाँ नहीं, 1/d3 का रेशियो है, 1/d3 का, d3 का रेशियो नहीं है। √3 हुआ ना d3 बेसिकली, √3 ऑफ नो शिवम नो, लैटिस कांस्टेंट। नो नो नो, ऐसा क्यों भाई, अरे ये देखो ना, 1/√3। सुनो सुनो सुनो, ये है ना, अच्छा, ओके ओके, करेक्ट करेक्ट, रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है। यस यस, देखो सिंपल से एक बात समझो ना, गॉट इट, समझ d1 इज गया। ग्रेटेस्ट हाँ है ना, ऑब्वियसली, हाँ एंड d3 स्मॉलेस्ट, उसी वे हाँ, में। okay. So using the crystal of KCl, Bragg found the following value of theta for the reflection from the faces A, B, C, D, सबसे ऊपर वाला A, D, हम्म, F, इधर वाला अच्छा F, K, एंगल K, वाला, F, हाँ H, yes, एंगल वाला, अच्छा respectively, अच्छा, इस तरह से। हाँ 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 हाँ, ओके उसने एंगल फाइंड किया है, उसको डी की वैल्यूज उसको अज्यूम करते हैं पता थी उस फॉर्मूले से, 2d sin थीटा से, 2 3 sin थीटा इक्वल्स n लैम्डा से उसको लैम्डा पता था, हाँ डी उसने उसको रेशियो पता था एटलीस्ट, हाँ हाँ और थीटा का उसने फिर फाइंड किया कि थीटा किस किस पे आके कंस्ट्रक्टिव मिल रहा है ना, उसका फिर हाँ। उसने फाइंड किया। देखो देखो बढ़िया से दिखाया, सही। ये एक मिनट, और एक मिनट, ये थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, ये एक बार फिर से देखते हैं डायग्राम में, ग्लांसिंग थीटा कौन सा एंगल्स, है, ग्लांसिंग एंगल्स है ना, हाँ हाँ इसमें नहीं पता चल, इसमें नहीं पता चलेगा जो, हाँ, नहीं मालूम होगा, करेक्ट नहीं होगा। तो ये थीटा 1 थीटा हमने 2 ग्लांसिंग एंगल्स है,
ये निकला कैसे, इसने कैसे निकाल दिया ग्लांसिंग एंगल्स? ये एक्सपेरिमेंटली किया है ना ये उसने। चीज, ये ग्लांसिंग एंगल बेसिकली है थीटा यहाँ पे, हाँ हाँ, ये थीटा। ग्लासिंग है। और क्यों? हाँ, सोच लो, अच्छा सोच लो फिर मुझे बताओ। तुम बताओ क्या बोल रहे हो? हाँ, मैं कह रहा हूँ उसने क्या किया, उसने लैटिस को रख दिया, ठीक है। अब उसने इस एंगल पे रखा कि D1 वाला पहले तो ऐसा रखा कि हॉरिजॉन्टली इंसिडेंट कर रहा था, ठीक है। फिर उसने जो है दूसरे एंगल पे जब से डायगनल वाले पे किया, ठीक है, जैसे ADGF वाले एंगल पे उसने इंसिडेंट यस, किया, और फिर तीसरे केस में उसने AFH वाले के हिसाब से इंसिडेंट ओके, किया। हाँ उसने क्या हाँ पाया कि जो हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उसे चाहिए था, ठीक है, उसे चाहिए था कि मैक्सिमम मिले। हाँ तो उसने हाँ, मैक्सिमम के लिए उसने एंगल्स को जब देखा, उसने मेजर किया होगा ना, किस एंगल पे मैंने लाइट इंसिडेंट की तो मुझे मिल गया। तो यस, उसने मेजर किया कि 5.22 डिग्री पे मुझे D1 के, ठीक है, फर्स्ट केस में मेरे को मैक्सिमम फाइंड हो गया। D2 के लिए मुझे जो है मैक्सिमम 7.3 डिग्रीज पे हुआ। और D3 वाले केस में, मतलब थर्ड वाले केस में, उसने देखा कि 9.05 डिग्री एंगल पे उसे मैक्सिमम मिल गया। उसने ये चीज नोट कर ली, ठीक है। करेक्ट डी करेक्ट करेक्ट, स्मॉल डी उसको पता नहीं था। हाँ। और यहाँ भी अज्यूम करते उसे स्मॉल डी नहीं, हम्म, स्मॉल डी नहीं पसंद था, पता था, बट उसने ये किया, चलो हम जो है रेशियो वाइज इसको फाइंड करते हैं, ठीक है। देखो उसने क्या लिखा है कि 1/d इक्वल्स टू साइन थीटा बाय लैम्डा, ठीक है। हाँ, तो उसने ब्रैग्स किया, वही उसने इक्वेशन रेशियो है। ले लिया। हाँ, हाँ, ब्रैग्स इक्वेशन है एज इट इज। n तो उसने इक्वल्स क्या वन। किया, चलो स्मॉल डी नहीं फाइंड करते हैं, हम सिर्फ सीधे एंगल्स का देखते हैं कि कैसा वेरिएशन आ रहा है। तो उसने एंगल हाँ, का वेरिएशन, तो रेशियो देखा, उसने कहा 1:√2:√3 है। यानी पहले वाले में जो है जो प्लेन्स की डिस्टेंस है वो उसका रेसिप्रोकल जो है, एक्चुअली एक्चुअली ये रेसिप्रोकल है, इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि रेसिप्रोकल है यार लैटिस कांस्टेंट का, है ना, इसलिए। तो फर्स्ट केस में उसने देखा कि उसका रेसिप्रोकल 1 के हिसाब से, मतलब एक एक के हिसाब से दूरी पे है। दूसरे वाले केस में देखा कि भाई √2 है, और तीसरे वाले में √3 के हिसाब से वैरी कर रहा है। हाँ, यानी एक्सपेरिमेंटली और मैथमेटिकली दोनों बातें मैच कर गई, हाँ, ठीक है। सही है। तुम्हें कहीं डाउट हो तो मुझे प्लीज कहो। मतलब इसमें जो D1 D2 और D3 के बीच में जो रिलेशन निकाला है वो प्योरली हाँ निकाला है, ये जो इसने यहाँ निकाला है, ये चीज निकाली है 1:2 हाँ 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 हाँ, ये इसने प्योर मैथमेटिक्स के बेसिस पे निकाला है, जियोमेट्री के। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल और उसके बाद इसने बिल्कुल। तो ये प्योर ज्योमेट्री बोल रही है कि ऐसा ऐसा होगा इस हम्म हम्म पर्टिकुलर क्यूब में। और फिर हम्म क्या किया, इसने बेसिकली उसके बाद फिर ये चीज से जो उसने आर्गुमेंट निकाला था, इस आर्गुमेंट से ये थीटा हम्म होंगे, ये ग्लांसिंग एंगल बराबर होंगे, उसने जो हम्म ये निकाला था ब्रैग्स इक्वेशन, इन दोनों को हम्म करके उसने एक नया यूनिफाइड इक्वेशन लाया है। इक्वेशन क्या बोलेंगे, ये बोला बोला है कि भाई ये दो आर्ग्यूमेंट्स अगर दोनों सही हैं तो हमें बेसिकली इन दोनों को मिलाने पे ये मिल रहा है। दोनों ने नहीं, उसने देखा ना कि हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया कि रेशियो, मतलब हाँ, किस तरीके से लैटिसेस के बीच में डिस्टेंस होगी। हमने मैथमेटिकली पहले देखा कि अगर सिंपल क्यूबिक है तो क्या होता है। फिर उसने कहा कि मैं अपने जो मुझे फॉर्मूला पता है और जिस तरीके से मैं लाइन इंसिडेंट कर रहा हूँ, क्या ये बातें मैच करती हैं। अगर मैच कर जाती है तो सिंपल सी बात है कि यानी उसके जो मैथमेटिकल इक्वेशन है दैट इज परफेक्ट, है यानी ना। उसने अलग अलग ये, उसने जो मन में अपनी इमेजिनरी मॉडल बनाया है क्रिस्टल का, वो मॉडल, हम्म, क्योंकि ये तो नहीं होगा हाँ, कि ब्रैग लकी था या उसने उसने जो पहली बार में मॉडल पेश किया वही सही हो गया, उसने और आवाज बड़ी हल्की हो रही है मॉडल्स। शिवम। हेलो हेलो हेलो, अभी आवाज आ रही है सर? थोड़ा सा कम आ रही है, पता नहीं, एकदम से बहुत से पहले सही आ रही थी। अभी आ रही है सर? हाँ थोड़ा माइक, अच्छा तुमने हेडफोन पहन रखे है ना। अभी भी नहीं आ रही है? चल ठीक है, तो बेहतर है, बेहतर है, मैं वॉल्यूम और फुल कर लेता हूँ। अच्छा रुको, अभी आ रही है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सही ऑडिबल है। ऑडिबल। ओके, सो मैं ये बोल रहा हूँ हम्म कि ब्रैग ने ये जो थियरी प्रपोज की है, ये ऑल ऑफ हम्म, सडन तो आ नहीं गई होगी। उसने बहुत बार हाँ अलग अलग मॉडल्स के साथ, हाँ तीन हाँ, मॉडल ट्राई किया, कभी कुछ ट्राई किया, कभी कुछ ट्राई किया, सब फेल हुआ होगा। हम्म ये मॉडल के साथ जब उसने ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हम्म तो उसने देखा कि यार ये तो बड़ा अच्छा है, यहाँ पे थियरी और एक्सपेरिमेंट एक ही जगह कन्वर्ज कर रहे हैं।
कन्वर्ज हो रहा है, राइट। तब जाकर के उसका ये मॉडल उसने जो प्रपोज किया वो सही माना गया होगा, वरना सही है, उसने ट्राई किया होगा। हाँ, मैथमेटिकली और प्रैक्टिकली मैच कर रहा है ना, तो फॉर्मूला सही हो गया। So hence we conclude that KCl has a cubic crystal structure. Similarly, other forms can be investigated. क्यूबिक क्रिस्टल का सिंपल माने क्यूबिक है, सिंपल क्यूबिक, यस। सिंपल क्यूबिक, क्यूबिक का मतलब ये हुआ कि बीच में कोई एक और लेयर नहीं होगी, है ना? नहीं, हाँ जो है सो है, वही तो अगर ये बॉडी सेंटर्ड होता है तो फिर बीच की एक लेयर होगी, और अगर ये फेस बिल्कुल, भी बीच की एक लेयर होगी। लेकिन यहाँ हाँ हाँ, दोनों केसेस नहीं है, तो ये सिंपल क्यूबिक है और ये सीधा इस सिंपल है, के साथ आराम से बैठ जा रहा है ना? हाँ हाँ, सिंपल बीच में क्यूबिक में एक बहुत और लेयर आसान है इस होगी चीज को निकालना। हाँ, अगर बीच में एक और लेयर होगी तो ये लेयर सबसे ऊपर वाली और बीच वाली लेयर, इन दोनों के बीच में एक और लेयर आती, और ये जो थीटा है ये बढ़ गया होता, डिफर हाँ, डिफरेंट होता, हम्म, डिस्टेंस कम हो गई होती, डी डी बहुत छोटा रहता, हाफ होता। हाँ ओके, तो ये इसका आर्गुमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग था, समझ में आया। हाँ, डिफरेंस तो सही है, बिटवीन यहाँ पर है, हाँ। डिफरेंस अब हमने कंक्लूड कर लिया, ठीक है, कि केसीएल जो है हमने उसको जब मेजर किया तो ठीक है, वो एक सिंपल क्यूबिक का आया, ठीक है। अब क्या है कि डिफरेंस बिटवीन बैक्स रिफ्लेक्शन एंड ऑर्डिनरी रिफ्लेक्शन। So in ordinary reflection, all the reflected waves are in phase, and there are no maxima or minima and minima. Okay. The phenomenon of Bragg's reflection is similar to that of diffraction of light from a diffraction grating, with only this difference that in Bragg's reflection, various parallel planes of the crystal serve the same purpose as the ruled lines on the grating, which produces opacities and transparency. हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे दो दो चीजें हो रही है ना, डिफ्रैक्शन के साथ साथ रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्टिव डिफ्रैक्शन है, क्या कहते हो? यहाँ पे ये प्रॉपर्टी जो तुम देख रहे हो ना अर्पित, कि ये जो बन रही हैं, हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने इंसिडेंट किया कुछ, एटम से लड़ करके ये चीज वापस जा रही है, वहां पे बैठे पार्टिकल से लड़ करके वापस जा रही है, और ये कुछ ऐसे जा रही है कि जैसे मिरर में रिफ्लेक्शन होता है, ऑप्टिकल रिफ्लेक्शन मिरर के साथ होता है, प्लेन मिरर, कुछ उस तरीके के लॉस फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एटम्स के साथ लाइट इंटरैक्ट कर रही है, और एक्सरे यहाँ पे ऑप्टिकल रेंज नहीं है, यहाँ पे एक्सरे रेंज की लाइट है। तो अजीब एक चीज है ना, वो ये है कि एक्सरे होने से फायदा है ना। हाँ, क्या क्या है इससे स्पेशल बात, क्या तुम क्या परसीव कर सकते हो? तो यहाँ पर जो लाइट इंसिडेंट है वो एक किसी एटम से के वापस रिफ्लेक्ट कर रही है, और का एटम के साथ इंटरैक्ट होना इज इक्विवेलेंट टू लाइट का इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट करना। ऑब्वियसली वो न्यूक्लियस के अंदर तो जाएगी नहीं लाइट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल शुभम, बहुत अच्छी बात कहे हो। और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो हमने कल पढ़ा, हेलो, तो जैसे हमने रेले स्कैटरिंग में क्या देखा कि भाई एक फोटोन आ रहा है, ठीक है, उसने क्या किया, उसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड है उससे। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन ने खुद को इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसने महसूस की और खुद से भी वो वाइब्रेट करना शुरू किया। वो वाइब्रेट करना शुरू किया, उसकी वजह से उसने भी एक जो है क्या कहते हैं, रेडिएशन एमिट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो ये एटम्स की पोजिशनिंग है, यहाँ पर सिर्फ एटम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, जो उनके एक्सटीरियर पे इलेक्ट्रॉन्स हैं वही खुद से वाइब्रेट हो रहे होंगे और फिर वो खुद से स्कैटर कर रहे होंगे। यहाँ पे रेले स्कैटरिंग हो रही होगी, क्या कहते हो? अगर है ना, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं निकल रहा होगा। इसको ऐसे देखो, अगर रेले स्कैटरिंग होती तो जो लाइट इंसिडेंट है वही लाइट हमको वापस मिलेगी, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट बदलाव होगा या फिर नहीं होगा बदलाव लाइट, ठीक है। लेकिन और ये चीज होता भी है, अगर तुम एक कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल ले रहे हो और तुम अगर कोई लाइट कर रहे हो या फिर कोई भी क्रिस्टल ले रहे हो, लाइट इंसिडेंट कर रहे हो विजिबल रेंज की,
तो हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से ट्रांसमिट कर दिया जाता है रिले स्कैटरिंग के कारण। हाँ ऑब्वियसली लाइट अंदर जब गई तो वो इंटरेक्ट कर रही है इलेक्ट्रॉन्स के साथ, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे हैं कि वो जो ले रहे हैं वही दे रहे हैं, वो स्कैटर नहीं हो रहे, हाँ। एनर्जी लेके भाग नहीं रहे, वो किनेटिक एनर्जी की चोरी नहीं, हम्म तो जियो का थोड़ा उड़ा दे रहे रिले में। लेकिन कॉम्पटन में ये चीज नहीं होती, और कॉम्पटन में केवल एक ही बात होती है। तो वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है जिसके साथ लाइट इंटरेक्ट करती है, वो इलेक्ट्रॉन किनेटिक एनर्जी लेके भागेगा, हम्म। है ना, वो किनेटिक एनर्जी भागेगा। हाँ और फिर हम देखेंगे जो लैम्डा है वो बदल जा रहा है यहाँ पे। हो सकता है कि अगर यहाँ पे हो सकता है कि यू नो इनर शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन है उन पे ये एक्सरे पड़ती है, इंसिडेंट एक्सरे पड़ती है इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो ये होगा कि वो नॉकआउट हो जा रहे हैं। अब जब वो नॉकआउट हो रहे हैं तो जगह खाली हो गई, और ऊपर के इलेक्ट्रॉन जो है वो इनर शेल में भरते जा रहे हैं, किक करके अंदर अंदर आते जा रहे हैं। तो वो जो ट्रांजिशन होगा उसके कारण जो लैम्डा प्रोड्यूस होगा वो डिफरेंट होगा, नॉट नेसेसरीली बट वो डिफरेंट होगा, कुछ हद तो डिफरेंट होगा, वो डिपेंड करेगा किस तरह। शिवम, यहाँ पे मैं एक चीज, ओके आई हैव अ पॉइंट। हाँ, मैं यहाँ पे एक चीज, आई थिंक देयर इज अ करेक्शन। जो हम लोगों ने नॉक ऑफ, जो हमने ऑगर इलेक्ट्रॉन्स वाला कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे प्रोडक्शन में जो चीज पढ़ी है ना, मुझे नहीं लगता कि एक फोटॉन में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो किसी इनर इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर सके। हाँ बिल्कुल, मुझे नहीं लगता ऐसा कि सीमिंगली हमने यही तो कोई उस दिन पढ़ा था, फोटॉन, तुम्हें अगर याद हो। नहीं हमने जो पढ़ा था मैं बता रहा हूँ ना, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि भाई हमने हाई पोटेंशियल पे किसी इलेक्ट्रॉन्स को हमने इजेक्ट किया, हाई पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट किया that were having kinetic energy of 10 to the power 4 electron volts. Okay, so they have a mass as well as they have a high acceleration. Okay, so they were able to knock off electrons from the inner shell. They were able to, but don't you think a photon can have power कि वो किसी inner electron को no अपनी पोजीशन से हटा पाए? मुझे इस बात में डाउट है शिवम। तुम बोल रहे हो कि फोटोन नहीं हटा पाएगा, डाउट हो रहा है तुम्हें, उसके पहले तुमने क्या बोला कि हटा देगा? Yes, electron, a accelerated electron, accelerated electron can knock off an inner shell electron. Okay, yes, correct. I understood your point. Got the point, right? Yes. We have only photons. We don't have accelerated electrons here, na? How can like photon doesn't have a mass, na? So how can a photon knock off an inner electron? That is also inner electron. It can knock Yes. off outer electrons. Why not? Hai? It can have, if it has an energy of more than work function, then it can surely knock off the outer electrons. But Then for I the inner think. electrons, I don't Mhm. this thing can take place. Okay. Then I think कि अगर कोई एक्सरे इंसिडेंट हो रही है इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो वो उसे एक्साइट करेगी, और फिर वो इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा, ग्राउंड स्टेट पे आएगा, और फिर एक्सरे रिलीज करेगा, और लेकिन वो एक्सरे जो एमिट हो रही है वो इंसिडेंट एक्सरे के लैम्डा के बराबर होगी, ये कैसे कह सकते हैं? ये जरूरी तो नहीं है। शिवम, ये हाँ, कोई फोटॉन्स जो है वो इनर इलेक्ट्रॉन तक पहुंच सकता है क्या? ये सवाल पे पहले हमें जवाब चाहिए। हमने अभी तक देखो क्या पढ़ा, चाहे यहाँ पर हो, चाहे पहले हो, चाहे कहीं पे हो, एक मैं फोटॉन के इसलिए पास बोल रहा कम हूँ एनर्जी हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। इसका रीजन पता है क्या है? अच्छा, रीजन, वो बाहर के जो इंसिडेंट एक्सरे है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगी, मेरे मेरे अकॉर्डिंगली। इसका रीजन पता है क्या है? वाई? मेरे अकॉर्डिंगली इसका रीजन ये है, जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ, कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जिन शेल्स में होते हैं, जिन एनर्जी लेवल्स में होते हैं, तो दो एनर्जी लेवल्स के बीच की जो गैप होती है वो एक्सरे की एनर्जी से बहुत बहुत कम होती है, वो विजिबल के रेंज में आती है। समझ रहे हो? अच्छा। नहीं समझे? नहीं, मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ अच्छा। ओके, यू थिंक सो? व्हाई यू थिंक सो शिवम?
एक बात समझो, एक मैं छोटा सा पॉइंट रखना चाहूंगा, या हम्म, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड हो रहा है इस पॉइंट को। हम्म, जब इलेक्ट्रॉन किसी आउटर, ठीक है, आउटर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, आउटर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं शिवम, आउटर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, वही वही। एनर्जी, माइंड दिस, यस यस एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, एज वेल एज वहाँ पे, तुम समझो, ऐसा नहीं है कि एनर्जी डिफरेंस कम होता है, दैट मीन्स दे आर वेरी वेरी नियर द डिस्टेंस, है ना, जो उनमें एक्चुअली जो ट्रांजिशन करने में जो सेपरेशन होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी लो। ऐसा नहीं है कि उन्हें बहुत ज्यादा पाथ कवर करके किसी n इक्वल्स टू 500 से n इक्वल्स टू 499 पे जंप करना, हाँ ठीक है, बहुत ही मिन्यूट, बहुत मिन्यूट ये सेपरेशन होता है, हाँ हाँ ठीक है, लेंथ का, डिस्टेंस का, तो ये सेपरेशन बहुत कम होता है। तो अगर देखा जाए, तो अगर उस सेपरेशन के, उसको मान लेते हैं, सेपरेशन को वेवलेंथ मान लेते हैं, ठीक है, जो सेपरेशन है उस वेवलेंथ की अगर लाइट प्रोड्यूस करेंगे ना, हाँ तो कॉस्मिक से भी ऊपर निकल जाएगी, बहुत 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 छोटा, फर्मीज में होता है ना, 10⁻⁻15 का एक डायमीटर होता है किसी, है ना, न्यूक्लियस का, फर्मीज में, ठीक है। ओके। अच्छा, मैं एक पॉइंट समझो, एक पॉइंट समझो, यहाँ पर जो तुम देख रहे हो ना इस ग्राफ में, ये जो डी है ना, डी, ये डी क्या है, डी क्या है, अच्छा, डी क्या है? हाँ, स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी दो लेयर्स के बीच की डिस्टेंस है। और अब ये दो किसके बीच जो में, है दो लेयर्स की बीच की, दो एटॉमिक लेयर्स के बीच की डिस्टेंस है। हाँ, दो एटम्स, अगर देखा जाए तो पर्टिकुलरली दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस है, ठीक है, यस यस यस। तो दो एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो हाँ कंपेरेबल है एक्सरे वेवलेंथ एग्जैक्टली। के, वो कंपेरेबल है, ठीक है, ना कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस जो है वो कंपेरेबल है एक्सरे के, गेटिंग दिस पॉइंट, हाँ तुम, है ना, अगर किसी दो एटम्स के बीच की बात करें जाए, तो एक्सरे उनके बीच में जाके उनको, है ना, उनके बीच से निकल जाएगी, क्यों, क्योंकि वेवलेंथ कंपेरेबल होता है डिस्टेंस के। बट कहो कि दो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में हैं, ठीक है, एक्सरे आए और उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में से स्पेस निकाल के इनर इलेक्ट्रॉन से पहुंच जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये इस चीज को करने के लिए पता क्या, सुनो सुनो, तो तुम इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? ये देखो, किसको, तुम्हें अगर याद हो, शायद मैंने तुम्हें दिखाया। तुम इसे कैसे जस्टिफाई करोगे? कहाँ है? चल, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गई है। मैं दिखाता हूँ। हम्म, मुझे ये कैसे जस्टिफाई करोगे? हाँ, एक सेकंड, यस मिला। स्क्रीन शेयरिंग जो हम ऑफ है। बस मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकंड। देखो, दिख रहा है? आया नहीं है, हाँ आ गया, हाँ जी हम बोलो। तुम इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? यहाँ देखो, इसमें लिखा है कि हाँ, जो एक्सरे होती है ना, वो कोर इलेक्ट्रॉन्स से ही निकलती है। कोर इलेक्ट्रॉन्स के यू नो कोर इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशंस के जरिए निकलती है। ट्रांजिशन से निकलती अब है, अगर निकल रही है तो बिल्कुल। वो बाहर कैसे निकलेगी? जब वो अंदर जा नहीं सकती तो बाहर कैसे निकलेगी? तुम बोल रहे हो बाहर, अंदर नहीं जा सकती, मैं बोल रहा हूँ तो बाहर कैसे निकलेगी? ये एक्सरे जो बाहर निकलती है, ये होल्स के मूवमेंट से ही तो निकलती है, बिना होल्स के मूवमेंट से ये चीज हो ही नहीं पाएगी।
तो अगर होल बाहर तक, अगर होल बाहर तक नहीं आता है, सुनो, अगर के में एक होल है और वो कूद के एम में चला गया, तो ऑब्वियसली एक्स रे तो निकलेगी ना उसके ट्रांजिशन के कारण। के का होल एम में चला गया, तो जो एक्स रे निकल रही है वो बाहर कैसे आएगी? वो बाहर आना चाहेगी तो वो किसी और को एक्साइट कर देगी वो बाहर कभी आ ही नहीं सकते फिर तो। हाँ, तो उसका मुझे कुछ और एक्सप्लेनेशन ढूंढना होगा, मे बी उसका कुछ और एक्सप्लेनेशन हो, बट ये चीज सोचो कि फोटोन जो है वो वो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होती है वो कंपेरेबल होती है वेवलेंथ के एटॉमिक एक्सरे के वेवलेंथ के, ठीक है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। वरना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमें एक्स रे डिफ्रैक्शन थोड़ा बात करना है। नहीं, ये पॉइंट लेकिन इम्पोर्टेंट है ना। अंदर क्या होता है हम इस चीज बेसिकली, ये पता करने के लिए मुझे लगता है कि हमें एक स्पेशल सेशन करना चाहिए जिसमें हम ये पता करें कि इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कैसे कैसे इंटरेक्शंस पॉसिबल हैं, अलग अलग यंग वेव के अलग अलग लैम्डास की किस तरह की इंटरेक्शंस पॉसिबल हैं। हाँ, किसी एटम के साथ, नॉट इलेक्ट्रॉन, किसी पूरे एटम के साथ देखते हैं। हाँ यस डेफिनेटली, या पूरे एटम के साथ क्या पॉसिबल है, तो उसमें हमें इसका आंसर मिलेगा। फिलहाल हम इस आगे बढ़ते हैं। हम इतना मालूम होगा कि ब्रैग का एक आर्गुमेंट था, उसने जो है ये बेसिकली ले आया कि किस तरह उसने केसीएल का क्यूबिक उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बता दिया कि वो क्यूबिक होगा, है ना। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। शिवम, आई थिंक इस सेशन के लिए इतना रखते हैं। We can continue अच्छा the ठीक next है, session from ठीक है, this point only. 8-11 ओके, If it's okay, we'll ठीक है। continue tomorrow if you don't हमें mind. तो बढ़ानी चाहिए क्योंकि हम लोग अब तक ब्रैग्स हाँ, है ना, definitely डिस्कशंस यार। होते हैं और समय भी केवल एक ही घंटा मिलता है, एक आधे घंटे मिलते हैं, उससे हो नहीं पाता सफिशिएंट बातचीत। 1.5 घंटा शिवम, we have spent around 1.5 hour, I should say. 1 hour 20 minutes near about. So that is a good amount of time हमें और cover करना चाहिए इसमें। Obviously, like this next topic, this is just verification for the NaCl crystal, nothing else, right? Yes. The Lewis equation, this must be something we need to be pondering about. Okay, we'll catch up. Surely we'll catch up. Shivam, for today I think we can end the session and continue the next. Is it okay? तो आना जल्दी आना। हाँ, बाहर जाते हैं। definitely we'll meet. हाँ, जल्दी मिलते हैं और फिर अच्छे से करेंगे। हाँ, thanks यार, thank you.